मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906। अब देखो मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों की गई थी। 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों के जो सबसे बड़े लीडर बने हुए थे भारत में वो थे सर सैयद अहमद खां। वो लगातार इस बात को उछाल रहे थे कि यदि मुसलमानों को आगे बढ़ना है तो मुसलमानों को अंग्रेज़ों की तरफ होना पड़ेगा। इसके लिए आपको अंग्रेज़ों की तरफ यदि आप जाओगे तो अंग्रेज़ आपको अनेक सुविधाएं देंगे। लेकिन उस तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन चुकी थी। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि ये तो जो हिंदू लोग हैं उनकी संस्था है, मुसलमानों का इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस समय जो उदारवादी लोग थे वो ये चाह रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष स्वरूप अपने स्वतंत्रता आंदोलन का रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो सभी धर्म और सभी समुदायों के लोगों को शामिल किया। लेकिन इधर इधर तब तक अंग्रेज क्या हो गए थे, बंगाल विभाजन हुआ तो उनको ये एहसास हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता यदि भारत में रहेगी तो अपने ज़्यादा दिन यहाँ रहने की संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि कैसे हिंदू और मुस्लिमों को तोड़ा जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मुसलमानों का एक अलग से संगठन बनाने का विचार दिया और उसमें कहा कि आप अपना अलग से गुट बनाओ। और ऐसा विचार दिया लॉर्ड मिंटो ने। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। उस समय ढाका के एक व्यक्ति थे सर आगा खां। सर आगा खां। तो आगा खां को कहा कि आप मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल लेके आओ और मेरे से मिलो, हम आपको कुछ अधिकार देंगे। तो उस सबसे पहले 31 अक्टूबर 1906 को एक प्रतिनिधिमंडल जाता है शिमला में और शिमला में मिलने जाता है लॉर्ड मिंटो से। लॉर्ड मिंटो से और मिंटो से जाकर ये प्रतिनिधि जब मिला तो इन्होंने कहा कि हमें पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, पृथक निर्वाचन पद्धति चाहिए। ऐसी पहली बार इन्होंने डिमांड की। इस मंडल ने पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग की इन्होंने। और व्यक्ति कौन था इनको ले जाने वाला, सर आगा खां। सर आगा खां। तो सर आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 31 अक्टूबर 1906 को शिमला में गया और वायसराय मिंटो से मिला तथा पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग की। इस मांग के बाद में मुसलमानों के लिए एक लीग बनाने की आवश्यकता महसूस की गई और ऐसी लीग बनी। इसके ठीक 2 महीने बाद 30 दिसंबर 1906 जब ये लीग बनती है 30 दिसंबर 1906 तो इसके जो संस्थापक अध्यक्ष बनाए जाते हैं, संस्थापक अध्यक्ष एक बनाए जाएंगे प्रथम अध्यक्ष। संस्थापक तो जिसने पहली बार स्थापना की थी, और फिर बनाए जाएंगे स्थायी अध्यक्ष। 3 अध्यक्ष बनाए जाएंगे इसमें। तो पहले एक बार लिखना स्टार्ट करो यहाँ से कि 1 अक्टूबर 1906 को, सर 31 अक्टूबर लिख दिया, 1 अक्टूबर लिखो। 1 अक्टूबर 1906 को 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खां के नेतृत्व में, सर आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक प्रतिनिधिमंडल, मुस्लिमों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से, वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। अब देखो ये ऐसा प्रतिनिधि मंडल भेजने का जो विचार दिया था, वो विचार दिया था, मैंने पहले आपको पढ़ाया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो प्रथम 3 प्राचार्य थे, वो प्रथम था आर्चबोल्ड। कौन था? आर्चबोल्ड। तो उस जो ये प्रतिनिधि मंडल भेजा
उस मंडल को भेजने वाला व्यक्ति कौन था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्राचार्य आर्च बोल्ड। तो लिखो, इस प्रतिनिधि मंडल को भेजने का विचार, इस प्रतिनिधि मंडल को भेजने का विचार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, नहीं अलीगढ़ कॉलेज लिखो क्योंकि विश्वविद्यालय 1920 में बनेगा, तो अलीगढ़ कॉलेज के प्राचार्य आर्च बोल्ड थे। आर्च बोल्ड थे। आर्च बोल्ड थे। इस मंडल ने मुस्लिमों के लिए पृथक रूप से, इस मंडल ने मुस्लिमों के लिए पृथक रूप से निर्वाचन पद्धति की मांग की। पृथक रूप से निर्वाचन पद्धति की मांग की। आगे लिखो, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906। स्थान लिखो ढाका। स्थापना कहाँ होती है? ढाका में। स्थान है ढाका। अब देखो, संस्थापक अध्यक्ष बनाए गए उस समय ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां। प्रथम अध्यक्ष इसके बनाए गए वकार उल मुल्क। वकार उल मुल्क। फिर कालांतर में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया आगा खां को। आगा खां फिर 1908 के बाद से स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए? आगा खां। तो सबसे पहले लिखो संस्थापक अध्यक्ष सलीमुल्लाह खां। प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क। स्थायी अध्यक्ष आगा खां। स्थायी अध्यक्ष आगा खां। स्थायी अध्यक्ष आगा खां। तो एक बार फिर देखो, पहली बार प्रतिनिधिमंडल कब जाता है? 1 अक्टूबर 1906। कहाँ पे मिलता है? शिमला में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो। इन्होंने डिमांड की पृथक निर्वाचन पद्धति। इस प्रतिनिधिमंडल के जनक कौन थे? आर्चबोल्ड। इस प्रतिनिधिमंडल के बाद में लीग की स्थापना होती है 30 दिसंबर 1906। स्थान है ढाका और इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे सलीमुल्लाह खां और प्रथम अध्यक्ष बनाए गए वकार उल मुल्क और स्थायी अध्यक्ष बन गए 1908 के बाद से आगा खां। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 1908 के लीग के अमृतसर अधिवेशन में 1908 के लीग के अमृतसर अधिवेशन में पुणे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की मांग की। पुणे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की मांग की गई। पुणे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की मांग की गई। अब 1906 में अपन ने ये पढ़ा है। इसके बाद में आता है 1909 का एक्ट। ये आपको पहले पढ़ा दिया है। उसके बाद में अब लिखो 1911 का दिल्ली दरबार। 1911 का दिल्ली दरबार। का दिल्ली दरबार। इसका आयोजन कब होता है? दिसंबर 1911। दिसंबर 1911 को।
मैं बोल ही देता हूँ, इस स्क्रीन से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। हाँ, तो इसका अब देखो ये क्यों हुआ। इस समय आ रहे थे ब्रिटेन के सम्राट, और सम्राट थे जॉर्ज पंचम। सम्राट थे इस समय जॉर्ज पंचम, और उनकी रानी थी मेरी। ये वो मेरी तेरे वाली नहीं है, नाम ही है मेरी। जॉर्ज पंचम सम्राट था और उनकी पत्नी थी रानी मेरी। अब ये दोनों आते हैं, और ये भारत आने वाला प्रथम और अंतिम ब्रिटेन के जो महाराजा थे जो यही थे। इनके बाद में कोई नहीं आया और इनसे पहले भी कोई नहीं आया। तो जब ये आए तो इनकी स्वागत के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। कहाँ पर है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में। इंडिया गेट दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, और ये कहाँ पर है? मुंबई में। इनके सम्मान में ये बनाया गया। अब इस दिल्ली दरबार में दो घोषणा होती हैं, और यही प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो होता है बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन किया कब गया था? 1905। और उसके बाद कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन। और दूसरी घोषणा हुई राजधानी परिवर्तन की। राजधानी परिवर्तन, और राजधानी परिवर्तन कोलकाता से दिल्ली। घोषणा होती है 1911 में, और राजधानी परिवर्तन होती है 12 में। तो कभी पूछा जाए घोषणा कब हुई? 1911 में। परिवर्तित कब हुई? 1912 में। और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। अब देखो दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? दिसंबर 1911 में। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। कौन आए थे? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मेरी। इनका एक मेरी का अपने यहाँ पे भी घाट है, जो अजमेर की पुष्कर झील है, तो वहाँ पे भी मेरी घाट बना हुआ है। और गेटवे ऑफ इंडिया इनके सम्मान में मुंबई में बनाया गया। दो घोषणा होती है, बंगाल विभाजन रद्द होता है और राजधानी परिवर्तन होता है। तो पहले ये लिखो, दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 को हुआ। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 को, दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 को हुआ। लिखो, इस दरबार का आयोजन, इस दरबार का आयोजन ब्रिटिश सम्राट, इस दरबार का आयोजन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी रानी, और उनकी रानी मेरी के सम्मान में किया गया था। और उनकी रानी मेरी के सम्मान में किया गया था। जॉर्ज पंचम भारत आने वाले, जॉर्ज पंचम भारत आने वाले प्रथम और अंतिम ब्रिटिश सम्राट थे। जॉर्ज पंचम भारत आने वाले प्रथम और अंतिम ब्रिटिश सम्राट थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो नोट्स बनाने की विशेषता क्या होती है। नोट्स में हमेशा पॉइंट फॉर्म में चला जाता है। आप लिखते जाओगे तो इससे क्या चीज़ें खुल जाती हैं, जबकि आप पैराग्राफ में लिखते हो बुक्स में तो वहाँ चीज़ें माइंड पे नहीं आ पाती। तो हमेशा पॉइंट फॉर्म में चला करो, लेकिन पता होना चाहिए ऊपर टॉपिक क्या लिखा है, नीचे क्या चल रहा है। कभी पूछ लिया जाए दिल्ली दरबार क्या है, तो अपने तो कहीं यही याद रहे ऊपर वाली, तो नीचे ये होना चाहिए कि हाँ ये नीचे वाली उसी चीज़ में है। हाँ, तो कहाँ तक आ गए थे अपन? हाँ, इनके सम्मान में, नेक्स्ट लिखो, इनके सम्मान में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस दरबार में दो घोषणाएं हुई।
इस दरबार में दो घोषणाएं हुई। पहली लिखो 1905 में किए गए 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। दूसरी घोषणा लिखो कोलकाता से राजधानी को दिल्ली परिवर्तित करने का निर्णय हुआ। कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित करने का निर्णय हुआ। हालांकि राजधानी 1912 में परिवर्तित हुई। हालांकि राजधानी 1912 में परिवर्तित हुई। अब देखो इसमें एक आएगा दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली दरबार के बाद आता है दिल्ली षड्यंत्र केस। पहले बार समझो ये है क्या। ये लगभग 7-8 केस हैं ऐसे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला जो केस शुरू होता है वो है दिल्ली षड्यंत्र केस। अब देखो रास बिहारी बोस ने एक प्लान बनाया कि जब राजधानी परिवर्तित होगी तो अपने को एक बम विस्फोट करना चाहिए, या जो जुलूस निकाला जाएगा, उत्सव किया जाएगा, उस उत्सव में अपने को क्या करना चाहिए, विस्फोट करना चाहिए, ताकि इनके ऊपर दबाव बने। क्योंकि अपने देश में उस समय जो उग्रवादी लोग थे, 1905 से उनका प्रभाव होता है। उसके बाद में उग्रवादी लोगों से ही एक नई शाखा निकल जाती है और उसको कहते हैं क्रांतिकारी। हालांकि कई इतिहासकार उनको आतंकवादी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आतंकवादी। अब क्या होता है, ये क्रांतिकारियों ने धीरे धीरे इसके दो चरण शुरू होते हैं। एक तो होता है 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में, यानी 1920 तक, और दूसरा चरण 1920 के बाद शुरू होता है। ये प्रश्न ही इस बार मुख्य परीक्षा में पूछा गया था, बड़ा क्वेश्चन। तो अभी इस क्रांतिकारी आंदोलन में क्या होता है, इन लोगों ने अपनी राजनीति कैसे शुरू की, बम और पिस्तौल पे आधारित राजनीति शुरू की। तो रास बिहारी बोस ने प्लान बनाया कि जैसे ही राजधानी परिवर्तित हो तो जो जुलूस निकाला जाएगा तो उस जुलूस में अपने को बम विस्फोट करना चाहिए और वायसराय को वहीं मार देना चाहिए। ऐसा प्रयास किया रास बिहारी बोस ने, लेकिन फिर पकड़े गए और लॉर्ड हार्डिंग बाल बच गया इसमें। तो इसके तहत 4 लोगों को फिर फांसी की सजा होती है। इस केस को दिल्ली षड्यंत्र केस कहा गया। तो लिखो इसमें, जब अप्रैल 1912 को राजधानी बदलते वक्त दिल्ली में जुलूस निकाला जा रहा था, दिल्ली में उत्सव मनाया जा रहा था, ये लिखो, दिल्ली में उत्सव मनाया जा रहा था, तो रास बिहारी बोस के नेतृत्व में चांदनी चौक दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर बम फेंका गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
इस षड्यंत्र के तहत दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया। इस षड्यंत्र के तहत दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया। दिल्ली षड्यंत्र केस को अंडरलाइन रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया जिसमें 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। जिसके तहत 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। पहला नाम लिखो अवध बिहारी। अवध बिहारी। सेकंड नाम लिखो अमीर चंद्र। अमीर चंद्र। अवध बिहारी, अमीर चंद्र। तीसरा नाम लिखो बाल मुकुंद। बाल मुकुंद। और चौथा नाम लिखो बसंत कुमार। बाल मुकुंद, बसंत कुमार। तो 2 ए पे नाम है और 2 का बे पे नाम है। अब 1914 की एक घटना है, उसको कहा जाता है कामागाटा मारू प्रकरण। ये बात है 1914 की। अब देखो ये था क्या, गाटा मारू क्या हो सकता है आपके हिसाब से? किसी को कुछ पता है इसके बारे में? नाम भी नहीं सुना। ये एक जहाज का नाम है। क्या है ये? जहाज। और जहाज भी ये था जापान का। जापान का। इसको किराए पे लेता है एक भारत का व्यक्ति था, गुरदीत सिंह। गुरदीत सिंह। और ये रहता था सिंगापुर में। लिखो मत, एक बार इधर देखो, सिंगापुर में। अब देखो उस समय एक व्यवस्था थी, कनाडा में केवल उन्हीं भारतीयों का प्रवेश था जो लोग सीधे भारत से कनाडा जाते थे। यदि अन्य देश का व्यक्ति, यदि अन्य देश में यदि कोई इंडियंस रह रहा है और वो कनाडा जाना चाहता है तो उसका प्रवेश वर्जित था। जो भारत से सीधे जाते थे उन्हीं को ही कनाडा में प्रवेश का अधिकार था। लेकिन उसी समय क्या होता है, दिसंबर 1913 की बात है कि कुछ भारतीय ऐसे थे जो सीधे भारत से नहीं गए थे, फिर भी उनको कनाडा में प्रवेश दे दिया गया था। क्योंकि वहाँ की कानून में कुछ कमी थी, इसलिए वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी कि इन 35 लोगों को अंदर आने दो देश के, वरना तो उस समय बंदरगाह एरोप्लेन तो होती नहीं थी, तो बंदरगाह पे ही उनको रोक दिया गया। लेकिन जैसे ही दिसंबर 13 में उन 35 यात्री थे उनको आने का अधिकार दिया, तो गुरदीत सिंह के अंदर जोश आ गया और ये बोली लगाने लग गए सिंगापुर में, कनाडा 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 की आवाज़ लगाने लग गया। और तभी थोड़ी सी आवाज़ लगाई और भारत में तो कहीं पे भी हो 376 लोग तुरंत आ गए। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ आपको खाली मिले भारत के अंतर्गत। 376 लोग आ गए कि यार कनाडा ले जा रहा है और बड़ी आवाज़ लगा रहा है, जहाज भी ठीक है, जापान से लिया हुआ है। इन लोगों को लेके जाता है आराम से समुद्र के रास्ते से कनाडा लेके चला गया कि बस अब तो कुछ ही देर में कनाडा आ जाएगा और पैसे भारत में भेजना स्टार्ट कर देंगे। अब क्या होता है, जैसे ही वहाँ गए तब तक वहाँ कनाडा सरकार के कानून में जो कमी थी वो कमी उन्होंने दूर कर दी और वहाँ पे जाते ही रोक लग गया। समुद्र में गुरदीत सिंह ने ले जाके उनको तट से थोड़ी सी दूर रोक दिया कि ठीक है यहाँ रहो। अब वहाँ पे आंदोलन शुरू हो जाता है। वहाँ पे जो कनाडा में जो व्यापारी लोग थे भारतीय, उन लोगों ने आंदोलन किया कि इन लोगों को कनाडा में प्रवेश दिया जाए। लेकिन कनाडा सरकार ने मना कर दिया कि एक बार दे दिया, 376 आए हैं 35 के बदले, अगली बार 4-5 हज़ार आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे एक बार मिडल ईस्ट के कंट्रीज ने थोड़ी सी भारतीय लोगों को कहा कि आप लेबर के रूप में आ सकते हो मध्य पूर्व, अब शेखावाटी में किसी से भी पूछो, हर घर में 1-2 पहुंचने लग गए। खाड़ी देशों में है सबके। एक बार शेखावाटी वालों को ये कह दिया कि बार MBBS भी होती है 10-20 लाख रुपए में। आजकल MBBS के लिए भेज रहे हैं। कोई भी बच्चा जिसे साइंस से बड़ी मुश्किल से 12वीं क्लास पास हुई है, चलो भाई उज्बेकिस्तान चलो, चाइना चलो, 15-20 लाख रुपए में MBBS हो रहा है।
और 15-20 लाख रुपए अपन भी खर्च कर देते हैं, 5-7 साल यहाँ पे जयपुर की हवा में चपेट खाते हैं, लग जाते हैं इतने तो आराम से। धीरे धीरे अपन काउंट नहीं करते, अपन आसानी से बढ़िया खर्च कर जाते हैं अपन भी यहाँ, खुद को पता नहीं लग पाता। तो अब जैसे ही कनाडा में गए तो कनाडा की सरकार ने कहा कि किसी भी सूरत में हम आपको एंट्री नहीं देंगे। वहाँ पे आंदोलन चलाया गया, एक तटीय कमेटी बनी, शोर कमेटी बनाई गई जिसने आंदोलन चलाया। अमेरिका में भी आंदोलन चला, लेकिन कनाडा सरकार ने इनको नहीं आने दिया। यहाँ से फिर ये वापस चलता है और इस बार देखा कि यार और कहीं मत चलो, जापान चलो, तो ये जापान लेके गया। लेकिन वही बात है, वो कहते हैं ना कि रोज तो आवे तो, हाँ तो समझ गए होगे। तो वो वाली बात है, ये लेके गया। अब कनाडा में जैसे वहाँ से चलता है जापान, जापान पूछा तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होते ही अंग्रेज सरकार ने करे उधर मत जाओ वरना वो तो मार ही देंगे। वहाँ से फिर आता है, ये फिर भारत की तरफ आता है और कलकत्ता बंदरगाह पूछा। बड़ी खुशी हुई कि चलो सिंगापुर से इंडिया तो ले आया। अब कलकत्ता के बंदरगाह पे पूछते हैं तो वहाँ अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम कहाँ गए थे बिना पूछे ही। लड़ाई स्टार्ट हो गई इन सब के बीच में। बेचारे ने इन 376 में से 358 ही रहे, 18 लोग तो अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ हो गई, उसमें मारे गए और चुपचाप लाके इंडियंस को छोड़ दिया कि कनाडा के तट के दर्शन, जापान के तट के दर्शन सब मैंने आपको करवा लाया। ये कामागाटा मारू प्रकरण था। आरएस में भी काफ़ी बार ये मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ है। तो बात क्या थी कि कनाडा में उन भारतीय लोगों को प्रवेश का अधिकार नहीं था जो भारत से सीधे नहीं जाते थे। लेकिन दिसंबर 1913 में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को मान्यता दे दी थी जो भारत से सीधे नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ के कानून में कुछ कमी थी। इस घटना से प्रेरित होकर सिंगापुर में रहने वाले भारतीय व्यापारी गुरदीप सिंह ने जापान से कामागाटा मारू जहाज किराए पे लिया और भारतीयों को कहा कि मैं आपको कनाडा लेके चलता हूँ। 376 भारतीयों को लेके गया, लेकिन वहाँ की सरकार ने इनको प्रवेश नहीं करने दिया। वहाँ रहने वाले और अमेरिका में रहने वाले भारतीय व्यापारियों ने आंदोलन किया, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इनको प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद में यह लेके इनको जापान जाता है, लेकिन उसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि इसको सीधे भारत आने दो इस जहाज को। लेकिन जैसे ही कलकत्ता बंदरगाह पे आया, कलकत्ता पे बंदरगाह है दमदम, दमदम बंदरगाह है, तो जैसे ही दमदम बंदरगाह पे आए इनके बीच और जो अंग्रेज सैनिक थे इनके बीच लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि ये तो बेचारे परेशान थे, भरे हुए थे। तो जैसे ही कुछ बोला आपसी लड़ाई स्टार्ट, 18 मारे गए और इसको कामागाटा मारू प्रकरण कहते हैं। तो लिखो, यह प्रकरण वास्तव में कनाडा में भारतीयों को प्रवेश से संबंधित था। यह प्रकरण वास्तव में, सेकंड लिखो, कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था। पॉइंट थर्ड लिखो, कनाडा में उन भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। कनाडा में उन भारतीयों का प्रवेश वर्जित था जो सीधे भारत से नहीं आते थे। जो सीधे भारत से नहीं आते थे। जो सीधे भारत से नहीं आते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिसंबर 1913 में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, दिसंबर 1913 में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दे दी थी जो सीधे भारत से नहीं आए थे। जो सीधे भारत से
नहीं आए थे, जो सीधे भारत से नहीं आए थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस फैसले से उत्साहित होकर, इस फैसले से उत्साहित होकर सिंगापुर में रहने वाले, सिंगापुर में रहने वाले भारतीय व्यापारी गुरदीत सिंह ने, सिंगापुर में रहने वाले भारतीय व्यापारी गुरदीत सिंह ने, गुरदीत सिंह ने कामागाटा मारू, कामागाटा मारू जापानी जहाज किराए पर लेकर, कामागाटा मारू जापानी जहाज किराए पर लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया से, दक्षिणी पूर्वी एशिया से 376 भारतीयों को, दक्षिणी पूर्वी एशिया से 376 भारतीयों को लेकर कनाडा के वैंकूवर गया, कनाडा के वैंकूवर 376 भारतीयों को कनाडा के वैंकूवर तट पे लेके गया। वैंकूवर बंदरगाह पे या वैंकूवर तट लिख लो, वहाँ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लेकिन इनको कनाडा सरकार ने, लेकिन इनको कनाडा सरकार ने प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन इनको कनाडा सरकार ने प्रवेश नहीं करने दिया। इस फैसले का कनाडा में रहने वाले भारतीय व्यापारियों द्वारा तथा अमेरिका में रहने वाले निवासियों द्वारा, तथा अमेरिका में रहने वाले निवासियों द्वारा विरोध स्वरूप आंदोलन चलाया, विरोध स्वरूप आंदोलन चलाया। फिर एक स्टार लगा के लिखो, शोर समिति। तट को क्या कहते हैं इंग्लिश में? शोर। तो तटीय समिति बनाएगी ये, तटीय समिति। इसमें लिखना स्टार्ट करो, इस कमेटी का गठन, इस समिति का गठन, इस समिति का गठन कनाडा में भारतीयों के प्रवेश को लेकर, कनाडा में भारतीयों के प्रवेश को लेकर किया गया था। इस कमेटी का गठन कनाडा में भारतीयों के प्रवेश को लेकर किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे। पहला लिखो बलवंत सिंह, बलवंत सिंह। सेकंड लिखो सोहनलाल पाठक, सोहनलाल पाठक। और थर्ड लिखो रहीम हुसैन, रहीम हुसैन, रहीम हुसैन। अब बेचारों को नहीं जाने दिया तो फिर क्या किया इसने? यहाँ से कहाँ गया? जापान। तो लिखो
इसके बाद इस जहाज़ को लेकर जापान के याकोहामा बंदरगाह पर गए, याकोहामा बंदरगाह पर लेकर गए। लेकिन उसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण अंग्रेज सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज के पहुंचने के बाद पुलिस और यात्रियों के बीच मुठभेड़ हो गई या संघर्ष हुआ। पुलिस और यात्रियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए। घटना कब की है ये? 1914 की। दिल्ली दरबार कब होता है? 1911 में। देखो, मॉडर्न इंडिया के अंदर एक चर्चित क्वेश्चन होता है हमेशा, जो काफ़ी बार पूछा जाता है, वो होता है कालक्रम का। वो 5-6 घटना देंगे और उन 5-6 घटनाओं को मिलान करेंगे, या पहले के अनुसार जमाओ या लास्ट से घटित होती है उस हिसाब से जमाओ। तो ये आपको होना चाहिए क्या क्या अपन पढ़ते जा रहे हैं। देखो, प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है भारत में, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में राष्ट्रवाद। तो टॉपिक लगाओ, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में राष्ट्रवाद। किसी को कोई ऐसा भी है क्या जिसको ये पता नहीं हो कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, कब शुरू होता है, खत्म कब होता है? 1918 में। 14 से 1918 में। अब देखो, प्रश्न कभी आ जाए प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में प्रमुख राष्ट्रवादी घटनाएं कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो अपन इसमें देखेंगे 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इससे पहले होगा होम रूल आंदोलन होगा, हालांकि होम रूल आंदोलन। लिखो मत, अभी समझो। दूसरा होगा लखनऊ समझौता, और तीसरी होगी अगस्त घोषणा। और ये कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को, जिसको मोंटेग्यू घोषणा भी कहते हैं। तो ये 3 चीज मुख्य रूप से अपने इस समय की हैं प्रथम विश्व युद्ध में, और अन्य रूप से होंगी कुछ राष्ट्रवादी घटनाएं, कुछ क्रांतिकारी घटनाएं। वो अपन उस चैप्टर में देखेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन चैप्टर में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं। तो ये अपना उस समय का है, प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या क्या हुई। 4 घटनाएं मुख्य रूप से होती हैं, होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता और अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को। अब इसमें सबसे पहले लिखो लखनऊ समझौता।
कालक्रम आ जाए तो पहले किसको रखना है, होम रूल को, क्योंकि लखनऊ समझौता हमेशा 1930 तक किस में हो रहे थे, दिसंबर में, तो ये दिसंबर 1916 का है और ये शुरू हो जाता है अप्रैल में। 2 शाखा इसकी शुरू होती है, वहाँ देखेंगे, एक अप्रैल में शुरू होता है और एक सितंबर में। अप्रैल में शुरू करता है तिलक और सितंबर में शुरू करती है एनी बेसेंट। ऐसे 2 इसके अलग अलग शाखाएं शुरू हुई थी। तो पहला लिखो, ये लिख लो, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में राष्ट्रवाद। पहले नंबर पे लिखो होम रूल आंदोलन, दूसरे पे लिखो लखनऊ समझौता और तीसरे पे लिखो अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा। और चौथे नंबर पे लिखो क्रांतिकारी घटनाएं, क्रांतिकारी घटनाएं, क्रांतिकारी घटनाएं। अब इसमें अपन सबसे पहले जो लेते हैं वो लेंगे लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता, लखनऊ कहाँ पड़ता है, यूपी। यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। दिल्ली का रास्ता किधर से होके जाता है, लखनऊ से होके। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि आपको दिल्ली की सीट पे बैठना है तो पहले लखनऊ को जीतना पड़ेगा, यूपी को जीतना पड़ेगा आपको। देश के 9 प्रधानमंत्री यूपी ने दिए हैं, हालांकि एक भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं दिया अभी तक। राजस्थान ने कितने दे दिए, 2 दे दिए शायद। बलराम जाखड़ भी तो यहीं से थे, हालांकि मूल निवासी पंजाब के थे, लेकिन सीकर लोकसभा क्षेत्र से वो चुने जाते थे। तो लखनऊ में 80 सीटें हैं यूपी राज्य में, इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है यदि आपको दिल्ली को जीतना है। इसलिए तो 2014 के जो इलेक्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा बीजेपी ने कहीं ध्यान दिया तो वो यूपी था। इस चुनाव में भी इन्होंने वहीं पे ध्यान दिया। अब देखो, लखनऊ अधिवेशन आयोजित कब होता है, इसका आयोजन होता है दिसंबर 1916 में। इसकी अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार, फीमेल नहीं है, ये व्यक्ति है, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, क्योंकि कई ज़्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में पूछ लें कि कौन था उसका अधिवेशन, श्रीमती अंबिका चरण मजूमदार के अपन श्री और लगाते हैं, मामला बिगड़ जाता है। जैसे कई लोगों से इंटरव्यू में प्रश्न पूछते हैं, प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, जैसे उसका कोई बेटा हो, अपन ऐसे जवाब देते हैं। और वहाँ पे उनका पूछने का उद्देश्य यही है कि इनकी भाषा कैसी है। फिर व्यक्ति पूछता है, अरे मैंने टॉप दे के आया हूँ, पूरे आंसर दिए हैं, वो नंबर मेरे कम दिए हैं। अपनी भी कमियाँ होती हैं काफ़ी। भाई किसी को ये प्रश्न पूछ रहा है तो उसका उद्देश्य है। ऐसे जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो कुछ देखना चाहता है। साधारण क्वेश्चन जब पूछा गया है, ज़रूर कुछ ना कुछ उस व्यक्ति का इंटेंशन होता है। जैसे एक प्रश्न, यूपीएससी का एक मेंबर था पुरुषोत्तम अग्रवाल, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, एक आईएएस का जब इंटरव्यू चल रहा था तो हरियाणा की एक लड़की थी, उससे प्रश्न पूछा कि आजकल बच्चों को, इनको माता पिता की पीटने की घटनाएं बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा पीटते हैं छोटी छोटी बातों को लेके। तो कि भाई माँ बाप को तो अधिकार होता ही है, पीट भी लेना चाहिए कभी कभी। तो उस लड़की ने कहा कि सर नहीं पीट सकते। तो उन्होंने कहा फिर भी बेटा, कभी आज हर जगह पुलिस कानून थोड़ी हो सकता है, पीट तो सकते ही है, उसमें कोई गलत बात थोड़ी है, खुद के बच्चे हैं, निजी मामला है, क्या है, पीट सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर ऐसे नहीं पीट सकते। कि फिर मैं कहता गया, बार बार कहता गया, 5वें टाइम तो वो लड़की खड़ी हो गई और उसने कहा कि सर, एक देश में 2 कानून नहीं चल सकते, एक देश में एक ही कानून रहेगा, संविधान सर्वोच्च है, आप माता पिता कोई ऊपर नहीं होता। उस लड़की को उन्होंने उस समय लगभग 250 के आसपास नंबर दिए, जो हाईएस्ट आज तक की यूपीएससी के इंटरव्यू में से एक नंबर है। तो एक प्रश्न आपका काफ़ी चेंज कर जाता है। सही भी बात है,
जो मूल भाव तो यही था कि एक देश में एक ही कानून होना। ऐसा ही खाप पंचायतों में भी प्रश्न पूछा उसी से ही, तो उस समय भी यही कहा कि खाप पंचायतें देश के संविधान और जुडिशरी से ऊपर नहीं है। यदि आप खाप पंचायतों को स्थान देते हो तो फिर जुडिशरी रखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1916 में। उस अधिवेशन में एक समझौता हुआ, उस समझौते को कहा गया लखनऊ समझौता। अब देखो यहाँ पे दो घटनाएं होती है मुख्य रूप से। एक तो 1907 का अधिवेशन हुआ था सूरत में। सूरत में कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था उग्रवादियों को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद में तिलक वापस जेल से आए रंगून से, क्योंकि उनको 1908 में भेज दिया गया था जेल में, 6 वर्ष की सजा हुई थी 1908 में। तो 1914 में आते हैं रंगून से। इसी समय क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध में पूरी कांग्रेस ने समर्थन कर दिया अंग्रेजों का कि प्रथम विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों के साथ हैं, आपको जिस तरीके की सहायता चाहिए कांग्रेस की तरफ से आपको मिलेगी। क्योंकि कांग्रेस वालों को ये लग रहा था कि हो सकता है इसके कारण वो खुश होकर अपने को काफ़ी अधिकार दे देंगे। और क्योंकि वैसे भी इस समय 1908 के बाद में 1907 के बाद में प्रभाव किनका बढ़ गया था, वापस उदारवादियों का आ गया था। अब उदारवादियों के प्रभाव के कारण क्या हुआ, ये तो अंग्रेजों को कभी गलत मानते ही नहीं थे। ये गलत नहीं मानते तो इसका मतलब कि अंग्रेजों की सहायता करना तो अपना फर्ज बनता है, क्योंकि अपने को तो वैसे भी राज करना है, तो अंग्रेजों की छत्र छाया में करना है। तो इन लोगों ने तो कह दिया था कि हमें अंग्रेजों के अधिकार में रह के शासन करना हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम अंग्रेजों का समर्थन करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन तिलक की एक बड़ी अच्छी बात थी कि जब जब ये जेल से बाहर आते थे उतने ही तेवर इनके ज़्यादा हो गए। तो 14 में ये निकल के आया, आते ही उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट टाइम है इस समय विरोध करने का, क्योंकि अंग्रेज तो युद्ध में फंसे हुए हैं, अपने लिए इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा अंग्रेजों से लड़ने का। लेकिन जब ये बात उदारवादियों को कही तो उदारवाद इन्होंने तो मना कर दिया कि अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, अपन तो इनके समर्थक है, हमने तो कह दिया सेना पैसा जो भी चाहिए सब कुछ उपलब्ध करवा देंगे। ये चक्कर में पड़ गए कि कैसे क्या करें। तो तिलक ने एक प्रयास किया कि कैसे वापस उदारवादी और उग्रवादियों को मिलाया जाए, क्योंकि यदि आंदोलन करना है तो उदारवादियों से तो सहयोग मिलना नहीं है, सहयोग की उम्मीद किससे है, उग्रवादियों से। इसलिए उन्होंने सोचा कि कैसे इन लोगों को वापस जोड़ें। तो तिलक ने प्रयास स्टार्ट कर दिया गरम दल को नरम दल के साथ जोड़ने का, और इस समय उनमें सहयोग किया एनी बेसेंट ने, क्योंकि एनी बेसेंट को भी यही मौका था, क्योंकि एनी बेसेंट का जो देश था वो एनी बेसेंट थी आयरलैंड की। और आयरलैंड में एक आंदोलन चला, होम रूल आंदोलन। होम रूल, खुद का शासन, गृह शासन या स्वशासन, यानी खुद का शासन खुद के लोग चलाएं। तो आयरलैंड में एक ऐसा आंदोलन चला, उस आंदोलन को क्या कहा गया था, होम रूल। तो वो भी ये चाह रही थी कि होम रूल को चलाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है प्रथम विश्व युद्ध। तो एनी बेसेंट और तिलक ने प्रयास किया कि गरम दल और नरम दल को कैसे पास लाया जाए। इसलिए इस अधिवेशन में एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से कांग्रेस के दोनों संगठन वापस जुड़ गए। मजबूरी क्या थी, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में उदारवादी अंग्रेजों की तरफ चले गए, इसलिए आंदोलन चलाने के लिए और किसी का ज़रूरत थी नहीं कांग्रेस के अलावा, क्योंकि तिलक को ये पता था कि कांग्रेस के अलावा अपने लिए और कोई माध्यम हो भी नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस इस समय एक राष्ट्रीय संस्था बन चुकी थी और पूरे देश में ये पहचान बन चुकी थी कि कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रही है। इसलिए तिलक ने इस बार सोचा कि कांग्रेस से लड़ना अच्छा नहीं है, कांग्रेस के अंदर अपने को जाकर फिर आंदोलन शुरू करना है। तो पहली घटना क्या हुई, नरम दल और गरम दल वापस मिल गए। दूसरी घटना इसमें क्या होती है, मुस्लिम लीग के अलग सम्मेलन हो रहे थे, कांग्रेस के लगातार अलग सम्मेलन हो रहे थे। लेकिन 1913 से क्या होता है, मुस्लिम लीग में कुछ उदारवादी नेता आना शुरू हो जाते हैं 1913 से। 1913 के अधिवेशन जो हुआ उस समय आ जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना
सबसे बड़ा उस समय उदारवादी ये था। इसके साथ और कुछ है, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद, ऐसे ही एक व्यक्ति आया डॉक्टर M.A. अंसारी, M.A. अंसारी, और दो भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। बाद में इन दोनों के नेतृत्व में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, खिलाफत आंदोलन। तो 1913 के बाद मुस्लिम लीग में कुछ उदारवादी लोग आ गए और इन्होंने भी कहा कि हमें लीग को अलग से कोई आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, अपने को कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसे उदारवादी लोग आ गए थे, जिन्ना, कलाम, M.A. अंसारी, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये लोग आ गए थे। ये भी क्या चाह रहे थे, लीग और कांग्रेस में समझौता हो जाए। लेकिन लीग के साथ समस्या क्या थी कि लीग लगातार डिमांड क्या उठा रही थी, पृथक निर्वाचन पद्धति हमें मिलनी चाहिए, और इसको कांग्रेस मान्यता दे नहीं रही थी, जबकि अंग्रेजों ने 1909 के अधिनियम में इसको मान्यता दे दी। लेकिन कांग्रेस इस प्रावधान का लगातार विरोध कर रही थी, इसलिए मुस्लिम लीग को ये डर था कि हो सकता है कांग्रेस के दबाव के कारण इस प्रावधान को अंग्रेज आगे किसी भी एक्ट में हटा न दे। इसलिए वो कांग्रेस से एक शर्त पे मिलना चाहते थे कि हमें पृथक निर्वाचन पद्धति का अधिकार रहने दिया जाए। तो कांग्रेस ने सोचा, अब इसमें प्रश्न ये पूछा जाता है कि लीग क्यों मिलना चाहती थी और कांग्रेस क्यों मिलाना चाहती थी। लीग का मिलने का उद्देश्य क्या था कि लीग अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहती थी, और कांग्रेस क्यों मिलाना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस एक तो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बढ़ाना चाहती थी स्वतंत्रता आंदोलन के, कि सभी धर्मों के लोग साथ आ जाएं, इसलिए उनको ये इस बात के लिए मुस्लिमों को मिलाना जरूरी था। दूसरा कारण, स्वतंत्रता आंदोलन का सामाजिक आधार भी बढ़ाना था, क्योंकि मुस्लिम शामिल होंगे तो विभिन्न क्षेत्र के लोग भी शामिल हो जाएंगे, अनेक जो उनके भी जो किसान वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग है, वो लोग भी सारे शामिल हो जाएंगे। तो इसमें लिखो एक बार, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में समझ तो गए ना, दो चीज हुई, गरम दल नरम दल जुड़ गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जुड़ गई। दो मुख्य रूप से यही हैं, और तो बाकी इनमें ये प्रश्न आते हैं क्यों जुड़े आपस में, गरम दल नरम दल क्यों जुड़े, इन दोनों को फायदा क्या हुआ, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लिखो, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, अंबिका चरण मजूमदार ने